अगर आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी नहीं होगी। फीमेल जो होती है वो क्यों नहीं अपनी इस फिजिकल हेल्थ को प्रायोरिटाइज कर सकती, यानी वो सबका ख्याल कर रही है, वो बच्चों को ये सारी चीज़ें बता रही है, शौहर के लिए भी कंसर्न्ड है, अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है सास ससुर के लिए भी कंसर्न्ड है, लेकिन अपने बारे में वो नहीं सोच रही है, अपने बारे में वो इतनी हेल्पलेस क्यों हो जाती है। उन्होंने मुझे एक जुमला कहा जो मुझे आज तक एज इफ शी इज सेइंग इट राइट नाउ, कहती कमज़ोर माँ के बच्चे कमज़ोर होते हैं, जो मैं बच्चों को नुस्खा बताऊंगी वो आपने भी साथ लेना है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। मैं बल्कि बताऊं कि जब कोई बच्चा पैदा होता है ना तो सारे घर वाले बच्चे को लेकर और मदर को लेकर आते हैं, तो वो मुझे जब बार बार बच्चा ही दिखाते हैं, बच्चे को देखें, बच्चा ठीक है, बच्चे की खुराक, बच्चे की भूख है, बच्चे का सोना है, तो मैं उनको कहती हूँ अगर आप बच्चे की सेहत चाह रहे हैं ना तो ये जो माँ बैठी हुई है वो बिल्कुल एग्जॉस्टेड होती है, उसका खाना पीना सही नहीं होता, वो कुछ भी नहीं करी होती है, तो उस पे ऊपर फोकस नहीं होता। मैं कहती हूँ आप इस पे फोकस करें, बच्चा ऑटोमेटिकली ठीक रहेगा। कि आपने देखा है कि जब ख़वातीन ख़ास एज से गुजर जाती हैं, लाइक 40-50s में आ जाती हैं, सहूलत हो जाती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, अक्सर मुलाजमीन होते हैं, तो हम ये कहते हैं ये पकड़ा दो मुझे, वो दे दो, वो ला दो मुझे, पानी, उधर ही बैठे रहते हैं। दैट इज़ सो अनहेल्दी बैठे रहना। ठीक है, अच्छा ये ना मुझे एक और चीज़ बताइएगा, क्योंकि आपने भी ये कहा ना कि फिजिकली एक्टिव रहना, हम चीज़ें इस तरह से कर लेते हैं, तो कुछ ख़वातीन तो ऐसी हैं कि वॉक पे भी चली जाती हैं, घर में भी कुछ ऐसी एक्टिविटी कर लेती हैं, और जिनको लगता है कि हमसे खुद नहीं मैनेज हो रहा वो जिम भी चली जाती हैं। तो अगर एक ऐसी खातून है जो कि फ़िज़िकली एक्टिव होना चाहती है लेकिन उसको जिम जाने की इजाज़त नहीं है, या वो खुद नहीं जाना चाहती, क्योंकि अब हमारे जिम्स में भी मसला ये है कि फ़ीमेल जिम्स हमारे इतने हैं ही नहीं कि ख़वातीन जाएँ, उनके टाइमिंग ऐसे है कि कभी किसी खातून को सूट नहीं करता, वो मर्दों के दरमियान ज़ाहिर है कंफर्टेबल नहीं है कि मैं वहाँ जाऊँ और अपने लिए कोई स्पेस क्रिएट करूँ, या घर से इजाज़त नहीं है। दोनों सूरतों में आप मुझे बताएं कि क्या बस पे वो छोड़ के बैठ जाए, वो कुछ भी ना करे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन के मसाइल और उनके लिए जब आवाज़ हमने उठानी है तो कुछ मसाइल जो हैं वो ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल बेसिक्स के साथ रिलेटेड होते हैं, और हम ये देखते हैं कि ओवरऑल हमारी सोसाइटी में किसी को भी बेसिक्स की सेंस नहीं होती, और जब हम बेसिक्स को मजबूत नहीं करते तो वहाँ पे भी हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। आज मैं बात करना चाहूँगी, मेरे साथ सुंबुल और इरम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आज थोड़ी सी बात करेंगे हम 5 डायमेंशंस ऑफ हेल्थ की, और बहुत इंटरेस्टिंग है ये बात करना ख़वातीन के रेफरेंस से कि 5 डायमेंशंस में क्या कुछ आता है। मेरे पास जैसे लिस्ट है उसमें सबसे पहले हम देखेंगे फ़िज़िकल हेल्थ। तो फ़िज़िकल हेल्थ की हम डेफिनेशन यही लेते हैं कि हम अपना इस तरह से ख़्याल रखें कि हमारी जो बॉडी है और उसकी जो न्यूट्रिशन है, उसकी जो फ़िज़िकल एक्टिविटी है, नींद है, रेस्ट करना है, इवन मेडिकल केयर किसी हिसाब से भी है, वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। आप इस सिलसिले में क्या कहेंगे? जी सुंबुल। हेल्थ का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और स्पेशली ख़वातीन के लिए, क्योंकि अगर हम देखें तो सेहत एक ऐसा वो है, अनमोल तोहफ़ा है जिसकी हम अक्सर कदर नहीं करते। और हम देखते हैं कि पाकिस्तान में अगर आप 40+ किसी भी खातून को देख लें, बल्कि मैं तो कहूँगी 35+, तो शी विल टॉक अबाउट घुटनों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, खिंचे हुए हैं, जो कि एज अप्रोप्रिएट नहीं है, यानी वो नहीं होना चाहिए, और वो इसकी निशानदेही करते हैं कि लाइफस्टाइल के मसाइल हैं। तो इसके बारे में जितनी आपके पास मालूमात ज़्यादा होगी उतनी ही आपकी फिर इम्प्लीमेंटेशन में भी आपके लिए आसानी होगी। तो जो पहला डायमेंशन है वो है फिजिकल हेल्थ, उसको भी हम बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। मैं समझती हूँ कि एक इंसान की फिजिकल हेल्थ टॉप प्रायोरिटी के ऊपर है। अगर आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी नहीं होगी, आपकी जो बाकी जिंदगी यानी सेहत के जो तमाम जुज हैं वो इसी के साथ जुड़े हुए हैं। तो आप किसी भी बीमार बंदे को देख लें तो उसकी ज़हनी सेहत भी उससे मुतासिर होती। तो अगर हम सिर्फ फिजिकल हेल्थ को देखें तो उसमें 4 एस्पेक्ट्स आते हैं। पहला है आपकी डाइट, यानी खुराक के बारे में मालूमात क्या हैं, आपको पता है कि खुराक के जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, डेयरी, इन विटामिन्स, और इन सब चीज़ों की क्या मिकदार हमें लेनी चाहिए, उनके बारे में हमारे पास मालूमात हो। उसके अलावा पानी की मिकदार, हाइड्रेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमें लगता है कि हम तो बस पी लेते हैं पानी, लेकिन पानी अगर बॉडी में कम होगी तो मुख्तलिफ किस्म की पानी की मिकदार कम होगी तो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जो हैं और थकावट और एनर्जी लेवल्स, ये सब हमारे नीचे जाएंगे। तीसरी चीज़ है एक्सरसाइज यानी मूवमेंट, और चौथी चीज़ है स्लीप। अच्छा, मैं आपसे यहाँ पे ये पूछना चाहूँगी
कि एक फ़ीमेल जो होती है वो क्यों नहीं अपनी इस फिज़िकल हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ कर सकती। यानी वो सबका ख्याल कर रही है, वो बच्चों को ये सारी चीज़ें बता रही है, शौहर के लिए भी कंसर्न्ड है, अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है सास ससुर के लिए भी कंसर्न्ड है, लेकिन अपने बारे में वो नहीं सोच रही है। अपने बारे में वो इतनी हेल्पलेस क्यों हो जाती है? उसकी वजह ये है कि हमें ये सिखाया जाता है कि अपने लिए इस तरह की चीज़ें करना वो है सेल्फिश है। इट इज़ सेल्फलेसनेस, ईसार का जज्बा है कि आप दूसरों की खिदमत करें, लेकिन वही खिदमत या वही वैल्यू हम खुद को अगर करें तो उसको सेल्फिश समझा जाता है। और ये एक बहुत ही दुख वाली सिचुएशन है। यानी कि अगर आप एक इंसानी उसको देखें तो हमारे अपने ऊपर हमारी कितनी वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप एक दूसरे बंदे को ये बता रहे हैं कि अच्छा खाना चाहिए और अच्छा पीना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, अच्छी नींद लेनी चाहिए, लेकिन अगर हम अपने ऊपर उसको लागू करें तो हमें फौरन फिंगर पॉइंटिंग की जाती है कि ये तो बहुत सेल्फिश हो गई है और इस खुद को बहुत अहमियत देती है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। मैं बल्कि बताऊं कि जब कोई बच्चा पैदा होता है ना तो सारे घर वाले बच्चे को लेकर और मदर को लेकर आते हैं, तो वो मुझे जब बार बार बच्चा ही दिखाते हैं, बच्चे को देखें, बच्चा ठीक है, बच्चे की खुराक, बच्चे की भूख है, बच्चे का सोना है, तो मैं उनको कहती हूँ अगर आप बच्चे की सेहत चाह रहे हैं ना तो ये जो माँ बैठी हुई है वो बिल्कुल एग्जॉस्टेड होती है, उसका खाना पीना सही नहीं होता, वो कुछ भी नहीं करी होती, तो उसके ऊपर फोकस नहीं होता। मैं कहती हूँ आप इस पे फोकस करें, बच्चा ऑटोमेटिकली ठीक रहेगा। मैं इस पे एक छोटी सी आपको स्टोरी सुनाना चाहूँगी। मेरे बच्चे बहुत बीमार रहते थे जब वो छोटे थे, लॉन्ग टाइम अगो। तो मैं एक खातून है हमारी KPK की जो इलाज बिलग़िज़ा करती हैं, एंड शी इज़ वेरी गुड। जब मैं उनके पास गई तो मैंने उनको पूरी सूरत हाल बताई। मैंने कहा पूरी विंटर्स मेरे बच्चे बार बार बीमार होते हैं। उन्होंने मुझे एक जुमला कहा जो मुझे आज तक एज इफ़ शी इज़ सेइंग इट राइट नाउ, कहती कमज़ोर माँ के बच्चे कमज़ोर होते हैं, जो मैं बच्चों को नुस्खा बताऊंगी वो आपने भी साथ लेना है। सो उन्होंने जो भी मक्खन वगैरह और बादाम और पूरी जो हमें बना के दी, उन्होंने कहा ये आपने पहले लेनी है फिर बच्चे को देनी है। एंड आई नोटिस्ड कि उसके बाद जब मैंने वो वाकई करना शुरू किया तो इनकी सेहत में एक ड्रामेटिक चेंज आई। बिल्कुल। अच्छा ये ना मुझे ये बताइएगा कि क्या हमारा दीन, जैसे इन्होंने ये बात की थी ना कि भाई सेल्फिशनेस का एक वो आपको आता है, या एनवायरनमेंट भी आपको ये बार बार कह रही है और आपको खुद भी फील होता है, तो व्हाट्स द रियलिटी? यानी हमारा दीन फिजिकल हेल्थ के बारे में हमें कोई गाइडलाइन देता है, या अगर हम अपना ख्याल रख रहे हैं तो क्या हम सेल्फिश हो रहे हैं? जी सेल्फिश तो बिल्कुल भी नहीं हो रहे, और हमारा दीन हमें बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। और वो हदीस जिसका मफहूम है कि तुम्हारे नफ्स का भी तुम पे हक है, तो वो नफ्स का हक क्या है कि आपने अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करना है। और इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम था कि जो एक हेल्दी बिलीवर है वो एक वीक बिलीवर से बेहतर है, ऑल्दो कि दोनों में खैर है। ठीक है, तो क्यों बेहतर है? क्योंकि वो अच्छे तरीके से अपने फ़राइज़ को पूरा कर सकता है, अपनी इबादत कर सकता है। और अगर हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत देखें, सुन्नत देखें, तो ये जो सुंबुल ने जितनी भी डिटेल दी है हमें उसका खुलासा उसके अंदर नज़र आ जाएगा। आप देखें, वक्त पे सोना, उसके बाद वक्त पे उठना, तैयब खाना, हलाल खाना, एक्सरसाइज। और मुझे एक चीज़ जिसको मैंने उसको रिलेट किया अपने साथ, कि आपने देखा है कि जब ख़वातीन ख़ास एज से गुज़र जाती हैं, लाइक 40-50s में आ जाती हैं, सहूलत हो जाती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, अक्सर मुलाज़मीन होते हैं, तो हम ये कहते हैं ये पकड़ा दो मुझे, वो दे दो, वो ला दो मुझे, पानी, उधर ही बैठे रहते हैं। दैट इज़ सो अनहेल्दी बैठे रहना। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब मैं पढ़ रही तो मैंने कहा देखिए ये तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए है कि जी आपको कोई चीज़ ज़रूरत हो, किसी सहाबी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन की, तो आप किसी को मत कहें कि मुझे ला के दो, आप खुद जाएं अपनी चीज़ के लिए। तो वो सहाबी इतने ज़्यादा इस चीज़ से इम्प्रेस हुए कि वो घोड़े पे बैठे थे, तो उनकी कोई चीज़ नीचे गिरी तो उन्होंने खुद उतर के वो चीज़ उठाई। पास कितने लोग खड़े थे तो उन्होंने नहीं कहा कि मुझे पकड़ा दो, हालांकि ईजी है ना कि पकड़ा दो। तो सीरत को अगर हम देख लें, देखें हर चीज़, पानी पीने के आदाब, अब देखें साइंस प्रूव करती है कि जी इस तरीके से पानी पिया जाए तो वो कितना बेनिफिशियल है। खाना खाने के आदाब, भूख रख के खाना, और गलत चीज़ें जैसा ये जो अब्यूसिव स्टफ़ है, ये जो सारा, इससे जहाँ हमें डूज बताए हैं दीन ने, वहाँ डोंट्स भी बताए हैं। बिल्कुल। इंटरमिटेंट फास्टिंग के नाम पे हम कई दफ़ा ऐसा कोई फाका करते हैं जिससे सेहत ख़राब हो जाती है, लेकिन अगर हम ये देखें कि आप मसनून रोज़े रख रहे हैं और इसके साथ साथ यानी कभी कभी ये कि बहुत ज़्यादा खाने पीने में आप नहीं जा रहे,
आप उसको मिनिमाइज करें तो आपकी सेहत बिल्कुल अच्छी होना शुरू हो जाती है उसके साथ। और आप हिसाब का खाएं ना, हर चीज खाएं हिसाब, आजकल तो सबसे बड़ा जो मसला है एंटरटेनमेंट के लिए खाना। जैसे मैं कभी इस दिन सुन रही थी कि बोर्डम में खाना खाना या बिकॉज यू वांट टू डू इट बिकॉज यू वांट टू बी एंटरटेन्ड, ये बहुत नुकसानदेह। बिल्कुल सही। हम सब किसी लेवल पे इसको करते हैं, लेकिन जितना आप इसको कंट्रोल रखेंगे उतना ही आपके लिए उसमें आसान। अच्छा देखिए, अब खवातीन का एक बहुत बड़ा मसला ये है, और ये खवातीन से भी जनरेट होता है और बाकी फैमिली मेम्बर्स से भी होता है। एक तो खवातीन की अक्सर होता है कोई कमेटी पार्टी ऐसी है, वो ज़्यादा कम्पिटिटिव सेंस में आ जाती हैं खाने बनाने के, कि जी फलां ने अगर 3 डिशेस बनाई थी तो हमने 4 बनानी है, अब हमने 5 बनानी है। अब ये उनका अंदर से आ रहा है जिसमें वो अनहेल्दी स्पेक्ट्रम में जा रही है ना, वो सिंप्लीफाई नहीं करती। अक्सर औकात मर्द उस वक्त कह रहे होते हैं कि भाई सादा कर लो, कम कर लो, वो कहती है नहीं ये तो हो ही नहीं सकता ना, मेरी नाक कट जाएगी। एक स्टेटस सिंबल टाइप बन जाता है, या एक तरह की वो बन जाती है कि ये तो बहुत घर गृहस्थी वाली है तो बहुत ज्यादा कर रही है। सो ये टू मच करना जो है ना, ये भी अगेन आपकी हेल्थ को मुतासिर करेगा, बिकॉज आप ओवर एक्सटेंड करेंगी, फिर आपकी एक्सपेक्टेशन होगी वो भी आपके लिए ज्यादा करें, फिर अगर वो नहीं करती तो उससे भी आपको फीलिंग आएगी कि मैं वेलकम नहीं हूँ। तो ये चीज आपको सिर्फ सेहत के लेवल पे नहीं, ये आपको सोशल लेवल पे भी मुतासिर करेगी। ठीक है। सो अपने आप को पहले से प्लान बना के उस पे कायम रहना कि मैंने बस इतना ही करना है। कमल, इस सिलसिले में मैं आपको कुछ कहना चाहूंगी इसी बात को, कि मदीना में मैंने ये चीज देखी कि अमीर से अमीर फैमिली है और उनके जब कोई गैदरिंग, कोई पार्टी शादी होती है तो उसमें एक डिश होती है, अच्छी डिश, एक डिश, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान फॉलो करते हैं कि एक डिश हो। लेकिन हम लोग उस तरह से नहीं फॉलो करते, हम 10 डिशेस ना बना लें तो हमें चैन नहीं आता। मैं यही बात कहने लगी थी कि एक तो खवातीन गलतियां कर रही हैं ना कि भी वो मल्टीपल डिशेस बनाती हैं। अच्छा, एक उनके ऊपर ये प्रेशर होता है कि रोज जी शौहर को ये पसंद है, या घर के मर्द जो है ये खाना पसंद करते हैं, हर हाल में बनाओ। लेकिन हम उसको इस तरह से सुन्नत से रिलेट कर देते हैं, हम कहते हैं कि शौहर को आपने खुश करना है। अच्छा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं, वो शौहर भूल जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या थी, सादा खाने की। या जैसे अभी आपने जिक्र किया कि अगर एक कोई शानदार खाना भी है तो फिर वो एक ही डिश है, और फिर वो कितनी दफ़ा खाते थे, यानी वो क्या डेली उनके लिए उनकी फरमाइश की एक डिश बन रही होती थी जिसमें मल्टीपल लेयर्स हैं, जो कि आपने उसके लिए पता नहीं कितने प्रोसेस और स्टेप से गुजर के उसको तैयार करना है। देखिए, हमें सुन्नत में इसकी बड़ी प्यारी मिसाल मिलती है कि एक दफ़ा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन्होंने कोई 2 चीज़ें प्लान कर ली अपने मील में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये चीज़ पसंद नहीं आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, तुमने खाने को शुगल बना लिया है। इससे क्या मुराद थी कि भाई एक चीज़ हो बस, दैट्स इनफ। तो हमने ये अपनी तरफ से ये क्राइटेरिया बना के और उसको हमने अटैच कर दिया दीन के साथ, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और वो चीज़ें जो हमें हमारी सेहत के लिए अच्छी हैं, अब हस्बैंड को कोई ऐसी चीज़ पसंद है जिससे उसकी सेहत ख़राब होती है, तो आप तो उल्टा उसकी बात मान के उसका नुकसान कर रहे हैं, आप उसके साथ नेक नीयती नहीं कर रहे। ठीक है। अच्छा, ये ना मुझे एक और चीज़ बताइएगा, क्योंकि आपने भी ये कहा ना कि फ़िज़िकली एक्टिव रहना, हम चीज़ें इस तरह से कर लेते हैं। तो कुछ ख़वातीन तो ऐसी हैं कि वॉक पे भी चली जाती हैं, घर में भी कुछ ऐसी एक्टिविटी कर लेती हैं, और जिनको लगता है कि हमसे खुद नहीं मैनेज हो रहा, वो जिम भी चली जाती हैं। तो अगर एक ऐसी खातून है जो कि फ़िज़िकली एक्टिव होना चाहती है, लेकिन उसको जिम जाने की इजाज़त नहीं है, या वो खुद नहीं जाना चाहती, क्योंकि अब हमारे जिम्स में भी मसला ये है कि फ़ीमेल जिम्स हमारे इतने हैं ही नहीं कि ख़वातीन जाएँ। उनकी टाइमिंग ऐसे है कि कभी किसी खातून को सूट नहीं करता, वो मर्दों के दरमियान ज़ाहिर है कंफर्टेबल नहीं है कि मैं वहाँ जाऊँ और अपने लिए कोई स्पेस क्रिएट करूँ, या घर से इजाज़त नहीं है। दोनों सूरतों में आप मुझे बताएं कि क्या बस फिर वो छोड़ के बैठ जाए, वो कुछ भी ना करे। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कमल। एक्चुअली मैं खुद पिछले दिनों इसी उससे गुजर रही थी कि जी फ़िटनेस के लिए क्या करना चाहिए अगर मैं जिम ना जाऊँ। तो मैंने देखा कि जी अब तो ऑनलाइन इतनी क्लासेस हैं कि कोई मसला रहा ही नहीं है। बाकी पर्सनल ट्रेनर्स आपको ऑनलाइन सारा कुछ वो करवा देती हैं, तो आप अपने घर की प्रेमिसेस में कर सकते हैं। ठीक है, यानी ये कि आपके पास ये कोई जवाब नहीं, आप कहेंगे क्योंकि मेरे घर वाले बड़े स्ट्रिक्ट हैं, मुझे कहीं जाने नहीं देते, इसलिए मैं अब बीमारियों का पूरा पलंदा लेकर अपने साथ बैठी हूं। मैं ड्राइव नहीं करती। आप देखें जिनके घरों में आप कहते हैं ना बाहर निकलने पे कोई ऐसा एरिया में ख़वातीन रहती हैं कि बाहर हालात नहीं है जिसमें वो वॉक कर सकें, तो मैंने तो देखा है कि औरतों ने घर में ऐसी स्पेसेस बनाई हुई हैं, घर के अंदर ट्रैक्स बनाए हैं जिस पे वो करती रहती हैं। कोई ज़रूरी तो नहीं है,
मतलब आपकी नीयत हो एक चीज करने की तो आप किसी भी हालात में कर ले। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम तो घर का काम बहुत करते हैं तो हमें जरूरत चलते फिरते रहते हैं। हालांकि दैट्स नॉट ट्रू। जो घर का काम होता है वो थकन ज्यादा बनाता है और आपको रिलीव इतना नहीं करता। अगर आप एक्सरसाइज करेंगी तो उससे आपकी बॉडी को नरिशमेंट मिलती है, स्ट्रक्चर्ड तरीके से होता है, वो इस चीज के लिए डिजाइंड होता है। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि अगर आप किसी को बात कर रहे हैं किसी हमसाये से या फिर किसी थेरेपिस्ट से, तो वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में बात करेगी, जो दूसरा करेगा उसे आप सिर्फ वेंट ही कर सकते हैं। तो इन दो चीज़ों को आपस में ना मिलाएं। ख़वातीन को ये मशवरा है, और वो ये ना देखें कि मैं थक कितना रही हूँ, वो ये देखें कि ये मेरी 5 साल बाद 10 साल बाद क्या ये मुझे बेनिफिट करेगी जो मेरी मूवमेंट है, या मुझे उल्टा नुकसान पहुंचाएगी। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक टिपिकल सिनेरियो सुंबल, जैसे खातून है और उनकी शादी हुई, शादी से पहले बड़ी फिट थी, स्मार्ट थी, अब उन्होंने कोई 15-20 kg वजन बढ़ा लिया है, स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा है, एक्सरसाइज नहीं वो कर पा रही हैं। अच्छा, मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं, अब एक बच्चा था, अब उससे फारिग हुई तो एक और बच्चा आ गया। अब वो जो है ना, इतनी वो थकी हुई और अजीब सी कैफियत में रहती हैं, और उनको घर वालों से बार बार सुनने को मिलता है बड़ी सुस्त है। अब उसको बिल्कुल नहीं समझ आ रही कि वो इस पूरे सिनेरियो से कैसे डील करे, स्टार्ट कहाँ से करे। देखिए, स्टार्ट स्मॉल। सबसे मेरा जो बुनियादी मशवरा सबको होता है, हम क्या करते हैं, जोश व खरोश में कहते हैं मैंने बस आज से अपना सारा कुछ चेंज करना है, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी, और वो बड़े बड़े प्लान्स बनाते हैं। बड़े प्लान्स क्या होते हैं, मैंने 30 मिनट एक्सरसाइज करनी है। बेशक आप 30 मिनट्स मत करें, 5 मिनट्स से स्टार्ट करें, 5 मिनट्स, ठीक है, 5 मिनट करें उसको, फिर कुछ अरसे बाद 7 करें, फिर उसको 9 करें, फिर उसको 11 करें। हमें लगता है ये कोई 5 मिनट से क्या होगा। जो 5 मिनट आप मुसलसल करते हैं उसका बहुत ज्यादा फायदा है मेंटली भी, लाइक इवन एट द ब्रेन लेवल, बजाय इसके कि आप 30 मिनट्स 4 दिन करके छोड़ दें या 1 हफ्ता करके छोड़ दें। स्टडीज ये भी बताती हैं कि जो लोग 30 मिनट्स या 1 आवर इकट्ठी एक्सरसाइज करके फिर सारा दिन सेडेंटरी बिहेवियर पे बस बैठे रहते हैं, उसका इतना फायदा नहीं होता। बिल्कुल। सो स्टार्ट स्मॉल, छोटा गोल बनाएं, उसको रिवॉर्डिंग बनाएं अपना, यानी शुरू रिवॉर्डिंग कैसे बनाएं? एक्सरसाइज करके ब्राउनी श्राउनी खा लें, ये तो सबसे खतरनाक है। आप हफ्ते में 1 दिन खा सकते हैं ब्राउनी, ठीक है, या 2 हफ्ते बाद खा सकते हैं ब्राउनी, अगर आप बिल्कुल कंसिस्टेंट रहें। लेकिन एक्सरसाइज करने के बाद खुद को शाबाशी दें और एक अपने लिए हेल्दी ड्रिंक बनाएं, डिटॉक्स, जिसमें आप जो भी आपकी फेवरेट फ्रूट्स हैं उनसे आप बना लें, ढेर सारा पानी ठंडा पिएं, और उसके साथ एक हेल्दी सैलेड बना लें अपने लिए। दैट कुड बी योर रिवॉर्ड, बट कॉल इट अ रिवॉर्ड। हमारे ब्रेन को पता चलता है कि कौन सी चीज रिवॉर्ड है और कौन सी नहीं, थ्रू व्हाट वी कॉल इट। तो अगर आप ये कहते हैं कि मेरा रिवॉर्ड, अगर वॉक को भी कह दें कि मैं अपनी स्ट्रीट में वॉक करती हूँ, लेकिन 1 हफ्ता जब मैं स्ट्रीट में वॉक करूंगी तो फिर मैं एफनान पार्क जाके वॉक करूंगी, दैट विल बी योर रिवॉर्ड। सही। तो जिस चीज को आप रिवॉर्ड कहेंगे, ब्रेन उससे डोपामिन रिलीज करता है। डोपामिन इज द रिवॉर्ड हार्मोन, और हमें खुशी महसूस होती है और वो हमें मोटिवेट करता है। सो नंबर 1, स्टार्ट स्मॉल। अपना जो गोल है उसको छोटा रखें, और गोल जैसे अगर आप 4 ग्लास पानी पीते हैं तो उसको 5 या 6 पे लेके जाएं। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, 5 मिनट से स्टार्ट करें। अगर आप 3 बजे सोती हैं रात को, तो उसको 2 बजे, फिर 1 बजे, फिर 12, और आइडियली 11-10 पे लेके आएँ। सो इट शुड बी अ स्लो एंड ग्रेजुअल मूवमेंट। अगर आप अचानक कोई भी चेंज करेंगे, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। और अगर कोई कहे कि उधर सर मेरी सास मुझे घूर घूर के देखती हैं, और उनको घूरने दे, आप प्यार से उनको मुस्कुरा के देखें जब आपको घूर के देखें, लेकिन आप अपने काम को रोके नहीं, उसको स्टेप बाय स्टेप मुसलसल जारी रखें। एक्चुअली मसला ये होता है कि चोर हमारे अपने अंदर होता है, और उसका इल्जाम दूसरे लोगों पे लगा रहे होते हैं कि कोई मुझे मना कर दे और मैं मना हो जाऊं, कि उनके घूरने की वजह से मैं जो अपनी सेहत खराब कर रही हूं। थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, मेंटल हेल्थ पे बात करते हैं। और मेंटल हेल्थ की मैं डेफिनेशन अगर देखूं तो उसमें ये है कि हमारी इमोशनल, साइकोलॉजिकल और जो कॉग्निटिव वेलबींग होनी चाहिए। यानी इसमें मकसद ये है कि हमारे अंदर ये एबिलिटी हो कि हम स्ट्रेस से डील कर सकें, हम अपने जज्बात को सही तरह से मैनेज कर सकें, और हम बेहतरीन फैसले कर सकें। तो मेंटल हेल्थ ये कितनी इम्पॉर्टेंट है? मेंटल हेल्थ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, जो अगर मैं फिजिकल हेल्थ के साथ साथ ही इसको रखूं तो ऐसा गलत नहीं होगा। यानी ये दोनों बिल्कुल आपस में
इंटरट्वाइंड है। अगर कोई बीमार होगा तो उसकी मेंटल हेल्थ भी ख़राब होगी, और किसी की मेंटल हेल्थ ख़राब है तो वो फिजिकली भी कमज़ोर होगा। ये दोनों चीज़ें जो हैं दे गो हैंड इन हैंड। सो ये दोनों टॉप पे हैं। और हम देखते हैं आजकल मेंटल हेल्थ की जो अवेयरनेस है वो ज़्यादा हो रही है, पीपल नो मोर अबाउट इट। अभी भी कुछ लोगों से कहने को मिलता है कि मेंटल हेल्थ कोई चीज़ नहीं होती। मैं ये सवाल पूछने लगी थी कि अगर किसी का इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा है तो हम उसको फौरन लेबल करते हैं ये ओवर रिएक्ट कर रहा है, ये ज़्यादा ही सेंसिटिव है, ये ना, तो हम क्यों नहीं इसको पहचानते? क्यों सेंसिटिव है, हम क्यों नहीं पहचानते ये, क्यों नहीं पहचान? क्योंकि इन चीज़ों के लिए ना साल हर साल की प्लानिंग चाहिए होती है, गवर्नमेंट लेवल पे और कम्युनिटी लेवल पे एफर्ट्स चाहिए होती हैं। सो चूंकि वो नहीं हुई, जैसे देखें हम जब छोटे थे, जब मैं स्कूल जा रही थी तो उस वक्त फिजिकल हेल्थ के डायमेंशंस किसी को नहीं पता होते थे, नोबडी अंडरस्टूड दीज थिंग्स। और हम जब साइंस की बुक में पढ़ते थे तो हमें लगता था हम कोई बहुत अनोखी चीज़ सीख रहे हैं, यू नो, लर्निंग अबाउट फूड एंड न्यूट्रिशन एंड ऑल ऑफ दिस। अब ये बच्चे को पता है। क्यों? ये गैप कैसे फिल हुआ है? थ्रू अवेयरनेस कैंपेन्स। तो मेंटल हेल्थ के लिए भी हमें कम्युनिटी लेवल पे काम करना होगा। और अभी भी जब से मैंने स्टार्ट किया था इस फील्ड में कदम पहला रखना, इट वाज 2010। सो आप सोचिए इन 15 सालों में कितनी इम्प्रूवमेंट आई है कि उस वक्त किसी को पता ही नहीं होता था कि मेंटल हेल्थ क्या चीज़ है, थेरेपिस्ट क्या चीज़ है, व्हाट इज थेरेपी, नोबडी अंडरस्टूड। और अब हम कहाँ आ चुके हैं कि हम इस तरह इस फोरम पे बैठ के बात कर रहे हैं। सो मेंटल हेल्थ में आपने जो डेफिनेशन दी उससे आसान एक डेफिनेशन मैं देना चाहती हूँ, विच इज़ वेरी सिंपल टू रिमेंबर। थॉट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर्स। ठीक है, थॉट क्या होती है उसकी डेफिनेशन? किसी भी जबान का एक जुमला, यानी जिसको हम उर्दू में ख्याल कहते हैं। ख्याल, जैसे अगर मैं ये सोचती हूँ कि क्या फ़ायदा मेरा कुछ भी अच्छा करने का, ये एक ख्याल, एक थॉट है, ठीक है, एक सोच है। और इसी तरह फिर उससे फीलिंग आ जाएगी, उसके उसी के साथ कनेक्टेड एक फीलिंग आएगी। अगर मैं ये सोचूंगी कि मैं अगर मेरे इस काम का कोई फायदा ना हो लेकिन मैं फिर भी नेकी करूं, तो ये एक थॉट है और उसके नतीजे में मेरी फीलिंग मोटिवेटेड होगी। लेकिन अगर मैं ये कहती हूँ कि क्या फ़ायदा, मैंने कोई क्या फ़ायदा हो जाना है, राइट? जैसे हम किसी को कहते हैं यहाँ गंद ना फेंको सड़क पे, तो कहते हैं पहले ही इतना गंदा है, मैंने फेंक दिया तो क्या हुआ। अब ये सोच जब होगी तो उसके साथ जो इमोशन कनेक्टेड होगा वो भी क्या होगा, कोई फ़ायदा नहीं किसी चीज़ का। आपका इमोशन भी नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा, डिप्रेसिव होगा, अनमोटिवेटेड, डीमोटिवेटेड आप होंगे। अच्छा, उसके बाद आते हैं हमारे एक्शंस यानी बिहेवियर्स। जो एक्शंस क्या होते हैं? जो हमें नजर आते हैं। बिल्कुल। आप चुप हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप काम चोरी कर रहे हैं, आप लेजी हैं, आप उठ नहीं पा रहे, ये सब बिहेवियर्स हैं। you're talking too much, you're not talking, you're withdrawing, ये सब बिहेवियर्स हैं। तो इन 3 एरियाज पे हमने फोकस करना है। अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ देखना चाहते हैं तो रूल ऑफ थंब क्या है? क्या मुझे अच्छे ख्यालात आते हैं या क्या मैं नेगेटिव ख्यालात में घिरी रहती हूँ, अपने बारे में भी, दुनिया के बारे में भी और दूसरे लोगों के बारे में भी। सही, ठीक है। अच्छा, और इससे अगर आपको ये नेगेटिव ख्यालात आते हैं तो इसमें खुद को इल्ज़ाम ना दें। ये बहुत बचपन में आपकी मेमोरी भी डेवलप होने से पहले ये इसका जो इंतज़ाम है वो हो चुका होता है, वो आपके हाथ में नहीं होता, लेकिन अब उसको बदलना आपके हाथ में। सो पहली चीज़ हो गई ये। फिर उसके बाद सेकंड, मेरे इमोशंस जो हैं, इमोशंस हर इंसान को अल्लाह ताला ने बहुत प्रेशियस एक है, इसको हम मैसेंजर्स कहते हैं। जो इमोशंस होते हैं, मैसेजेस हमें पहुंचाते हैं दुनिया के बारे में। सो क्या मैं अपने इमोशंस को मैनेज कर पाती हूँ, रेगुलेट कर पाती हूँ? अगर नहीं रेगुलेट कर पाती, नहीं पहचान पाती, उनका नाम नहीं आता मुझे, तो इसका मतलब है कि दूसरा एरिया वीक है, राइट? यानी मेरी इमोशन मेरी ताकत होने चाहिए, ना कि मुझे वो पुल बैक करे। और तीसरी चीज़ है एक्शंस या बिहेवियर्स। क्या मेरे बिहेवियर्स वो हैं जो मैं चाहती हूँ? अगर मैं ये कहूँ मैंने सुबह 5 बजे उठना है फजर के लिए, तो क्या मैं उठ जाती हूँ? मैंने 10 बजे सो जाना है, तो क्या मैं सो पाती हूँ? ठीक है। और उसके बीच में जो गैप है उसको बहुत छोटे 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 उसमें गोल्स में उसको कम करना है। ये नहीं करना कि मैंने 3 महीने में ये काम करना है। साल का प्लान बनाए, 2 साल का बनाए, स्टिक टू इट और बिल्कुल गैर महसूस तरीके से उस काम को करें। मुझे ये बताइएगा कि जैसे बहुत सी ख़वातीन जिस भी एज में हो वो कहती हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकती इस सिलसिले में, तो ये क्या मतलब कोई लर्न हेल्पलेसनेस है या ये कि वो ये है कि जी मेरी तो किस्मत में नहीं है? ये जो एक डिलेमा आ जाता है ना कि मायूसी के एलिमेंट के साथ वो मेंटली हर बात में इसी लूप में रहती हैं कि कोई फ़ायदा नहीं। कोई कहता है जी हमारा मुआशरा ऐसा है, हमारी सोसाइटी ऐसी है, हम ये ऐसे पेट्रियार्कल सिस्टम में रहते हैं, और इस किस्म के कोई कहता है जी मिसोजिनिस्ट हैं, इस किस्म की भी टर्म्स हमने निकाल लिया। अब दोनों तरफ की एक जंग चल रही है ना, कोई फेमिनिज्म को बीच में लाता है, कोई इस चीज़ को बीच में लाता है। तो एक ऐसी खातून जो परेशान बैठी हुई है
जो भी उसके फैक्टर्स हैं, लेकिन उसके अंदर बड़ा सा बैनर है मैं कुछ नहीं कर सकती, उसको हमारा दीन क्या सिखाता है कि क्या उसे करना चाहिए? देखिए अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि जिसका मफहूम है कि अल्लाह ताला ने उस कौम की, आप इसको इंडिविजुअल पे भी अप्लाई कर लें कि उसकी हालत नहीं बदली कि जिसको खुद अपने बदलने का एहसास नहीं है। तो जब तक कि ये रेवोल्यूशन अपने अंदर नहीं आएगी कि मैंने अपने आप को बदलना है, देखिए हालात किसी के भी कभी भी आइडियल नहीं होते, हर किसी की अपनी जंग है और उसने, यही तो इम्तिहान है जो अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगियों में हर एक की रखा है। तो उसने अपने आप को एवेल्यूएट करना है कि जी मैं, अब देखिए किसी पे इल्ज़ाम लगा देना या हर चीज़ का ब्लेम शिफ्ट कर देना किसी पे, ये दुनिया का आसान तरीन काम है और ख़ुद उसको फ़ाइट करना और उसके लिए स्ट्रगल करना सबसे मुश्किल काम है। तो अल्लाह ताला आपकी स्ट्रगल देखता है, अल्लाह ताला आपका रिज़ल्ट नहीं देखता। तो अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया है कि आप अपनी बेहतरी के लिए, जिस्म आपके पास अमानत है अल्लाह ताला की, दिमाग आपके पास अमानत है अल्लाह ताला की, तो उसकी बेहतरी के लिए आप स्ट्रगल करें, चाहे आप फिर जिस भी लेवल पे पहुंचते हैं जाके। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी आपने बात की है। थोड़ी सी मैं बात सुंबल आपसे करूँगी क्रॉनिक स्ट्रेस की। यानी क्या होता है कि शादी से पहले आपका एकेडमिक प्रेशर है, फिर आपका जो है वो एक आपको जो है ना वो एक अनहेल्दी स्टैंडर्ड मिल रहा है ब्यूटी का कि आपने इस तरीके से अपने आप को मेंटेन करना है। फिर आपके सप्रेस्ड इमोशंस हैं क्योंकि उस टाइम पे आपको खुद ही नहीं मैनेज करने आते और आप बहुत सारे पीयर प्रेशर से भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। अब शादी होगी है तो क्या हुआ है कि जी अब वहाँ पे और मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो ऐड ऑन होना शुरू हो गए हैं और उसको फिर कहा जाता है कि जी तुम एडजस्ट करो इन सारी चीज़ों से। जब वो सब की इस प्रोसेस से गुजर रही है, शादी से पहले भी वो जो है समझ नहीं उसको आ रही थी कि मैंने क्या करना है, और ज़रूरी नहीं है कि उसके घर के माहौल में कोई बहुत ही ज़्यादा उसके लिए तंगी हो। कई दफ़ा बहुत आपको आज़ादी सही जगहों पे, जायज़ जगहों पे मिल भी रही होती है, यानी कि दोनों पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल उसके अंदर एक क्रॉनिक स्ट्रेस की कैफियत आ चुकी हुई है। अब ये जो एक खातून है जिन्होंने ये जर्नी पूरा गुजारा हुआ है, उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो क्रॉनिक स्ट्रेस को पहचानें कि आप क्रॉनिक स्ट्रेस होता क्या है। यानी अगर आप इफ़ यू लुक बैक और आप कहें कि पिछले 1 साल में या 3 साल में या 5 साल में मुझे खुशी महसूस नहीं होती, खुशी के मौके पे भी मैं कोई गम का बहाना ढूंढ लेती हूँ या मैं कोई पुरानी बातें याद करके दुखी हो जाती हूँ, तो इसका मतलब है कि आपको दुख की आदत हो गई है। यू आर क्रॉनिकली, मतलब आपका ब्रेन उस चीज़ को ढूंढ रहा है, उसकी वो एक बेसलाइन आपकी बन गई है। तो अगर ऐसा है तो इट कुड बी क्रॉनिक स्ट्रेस ऐसा हो सकती है। आप हर वक्त आप घबराए हुए रहते हैं। देखिए एक बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रेस हमारी ज़िंदगी का लाजिम और मलजूम हिस्सा है। अगर हम इस दुनिया में आए हैं एज अ टेस्ट, हम सैर करने नहीं आए हुए, तो यहाँ पर हम तो कहते हैं सैर ही नहीं, हम वेकेशन पे हैं। जब भी तो स्ट्रेस होता है, इट्स मिसमैनेज्ड एक्सपेक्टेशंस, ये हम बिल्कुल भी नहीं आए हुए। हाँ, वेकेशन भी करते हैं, इंजॉय भी करते हैं, ब्लेसिंग्स भी होती हैं, सब साइड बाय साइड होता है, लेकिन उसके साथ हमें बड़े बड़े काम भी करने होते हैं। अगर हमें लगता है ना किसी बेबी की जिंदगी में स्ट्रेस नहीं है, टॉडलर की जिंदगी में स्ट्रेस नहीं है, स्कूल गोइंग बच्चे की जिंदगी में स्ट्रेस नहीं, या किसी टीनेजर की जिंदगी में स्ट्रेस नहीं है, तो दैट इज नॉट ट्रू। हर उम्र में, चाहे शादी से पहले हो, चाहे शादी के बाद हो, चाहे शादी हुई है नहीं हुई, बच्चे छोटे हैं, बच्चे बड़े हैं, बच्चे शादीशुदा हैं, हर एज का जो स्ट्रेस है वो एक हकीकत है जिसको हम तस्लीम किए बगैर कोई आगे कदम नहीं उठा सकते। ठीक है, सबसे पहले तो इस बात को एक्सेप्ट कर लें कि इट्स अ नॉर्मल पार्ट ऑफ योर लाइफ। डोंट फाइट इट, डोंट सी इट एज एन एनिमी। आप उसके बाद उसको देखें कि एक तरफ तो स्ट्रेस है, फिर अपने आप को रिमाइंड करें, ठीक है नाजरीन, खुद को रिमाइंड करें कि अल्लाह ताला ने हमें कोई ऐसा मसला नहीं दिया जिसमें साथ उसके रिसोर्सेज नहीं दिए। तो खुद को एक सर्वाइवर की तरह, विक्टिम की तरह ना देखें, एक सर्वाइवर हीरो की तरह देखें, हीरो या हीरोइन, राइट। और अपने आप को जब आप हीरो की तरह देखेंगे तो आप अपने रिसोर्सेज को लेंगे, उसको यूज करके आप स्ट्रेस को वो करेंगे, मैनेज करेंगे। अच्छा, फिर स्ट्रेस की स्ट्रेस को जब हम देखते हैं ना, जिसका जो भी मसला चल रहा है उसके 2 हिस्से होते हैं। एक वो जो हमारे कंट्रोल में डायरेक्टली होता है, ठीक है, और एक वो जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जो पहला हिस्सा है उसमें प्लान बना के, जो मैंने पहले बताया, मेहनत करनी। जो दूसरा हिस्सा है उसको बिल्कुल तवक्कल अल्लाह पे छोड़ दें। ठीक है, इन असबाब को इख्तियार करें और फिर उसकी जिम्मेदारी मत लें जो अल्लाह के करने का काम है। अल्लाह ताला विल गिव यू, उनका वादा है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, हम जो हमारे हिस्से का काम है वो नहीं करते, और जो अल्लाह के हिस्से का काम होता है उस पर या तो बिल्कुल मसल्ले पे बैठ जाते हैं कोई असबाब इख्तियार किए बगैर,
यानी उसको मिस यूज करते हैं, हम उस पूरे कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड नहीं करते, और या फिर अल्लाह वाला जो अल्लाह ताला ने करना है उस पर इतना फस करते हैं, इतना पूरी पूरी रातें सोचते रहते हैं कि नींदें हराम हो जाती हैं, खाना पीना डाइजेशन खराब हो जाती है, एंड दैट क्रिएट्स मोर स्ट्रेस बिकॉज वो आपके करने का काम है ही नहीं, राइट? सो आप रिसोर्सफुल हैं, ये आपको बस इर्द गिर्द ढूंढना है, और अक्सर वो रिसोर्सेज हमारे बहुत करीब होते हैं। सो फाइंड देम, अपने स्ट्रेस को भी एक नज़र देखें, अपनी रिसोर्सेज को भी देखें, इन दोनों को वो करें। मैं उस दिन ही किसी को कह रही थी, एक नया कॉन्सेप्ट आया है जिसको कहते हैं एस्केप रूम, ठीक है? आपने कभी सुना है इसका? एस्केप रूम में क्या होता है कि आपको वो डालते हैं और उसमें कुछ चीज़ें पड़ी होती हैं, एंड यू हैव टू एस्केप दैट रूम यूजिंग साइंटिफिक नॉलेज एंड सम हिंट्स। एंड मैं इनको कहती हूँ, मुझे ज़िंदगी से इसकी फीलिंग आती है कि ज़िंदगी में भी अल्लाह ताला ने हमें अकेला नहीं छोड़ा, बिल्कुल सही, साथ रिसोर्सेज भी पड़े होते हैं, उसकी कुंजियां भी पड़ी होती हैं, उसको ढूंढना होता है और उससे निकल के आगे जाना होता है, और उसको इस्तेमाल करके आपने अपने उसको कुंजी को खोल के तो वो करना होता है, सॉल्व करना। इरम एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है और उसको हर वक्त एंजाइटी सी होती है, जब वो अपनी फैमिली को जाकर कुछ भी एक्सप्रेस करने की कोशिश करती है कि पता नहीं मेरा दिल घबराता है, मुझे बहुत परेशानी होती है, फैमिली को नज़र भी आता है, लेकिन अक्सर औकात फैमिली का एक तरीका क्या होता है कि तुम ओवरथिंक करती हो, ओवरथिंक ना करो, बस अल्लाह से दुआ किया करो, नमाज़ों पे तवज्जो दो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब वो बहुत ट्रैप्ड है कि वो अपने वालिदैन की इज़्ज़त भी करना चाहती है, वो डिसरिस्पेक्ट पे नहीं जाना चाहती, लेकिन वो अपनी मेंटल हेल्थ को समझ रही है कि यहाँ पे कोई चैलेंज है, मुझे इसको एड्रेस करना है। तो हमारा दीन उसको क्या सिखाता है कि वो किस तरह अपने लिए कोई वे फॉरवर्ड निकाले? देखिए, पहली तो बात यह है कि उसके वालिदैन को वो अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना, अपनी जो हालत है उसको मतलब बैठ के प्रैक्टिस करे कि शायद मैं अच्छी तरह कम्युनिकेट नहीं कर रही, वो एग्जैक्टली देखे कि उसको मसला क्या है, वो एग्जैक्टली देखे कि उसकी परेशानी क्या है और जिसका वो हल चाहती है। वो अगर एक वेग तरीके से अपने पेरेंट्स को बताएगी तो वो नहीं समझ पाएंगे। पहली चीज़ तो वो ये ट्राई करे, लेकिन फिर भी अगर उसे लगता है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मेरे माँ बाप नहीं समझ रहे, तो फिर कोई ऐसी ट्रस्टेड टीचर, कोई ऐसी थेरेपिस्ट, कोई ऐसी खातून जो उसकी फैमिली की है, जो उसको लगता है कि मेरी बात को समझ जाएगी, वो उसके पास जाए। और ये मैंने होते हुए देखा है कि प्लस फ्री रिसोर्सेज भी इतने मिल जाते हैं कई दफ़ा कि आप उनसे भी सीखना शुरू कर सकते हैं। और अगर कोई आपकी फीलिंग्स को नलिफाई कर रहा है, उसको वो कर रहा है कि जी ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कम से कम आप अपने आप को ऐसे ना करें। वो दूसरा जो कर रहा है वो उसका मसला है, आप अपनी फीलिंग्स को समझें और उसका हल तलाश करें। जैसे मेरे पास एक दफ़ा मेरी एक स्टूडेंट बच्ची है, तो मैंने देखा कि जब क्लास ख़त्म होती थी तो मैं जब उठ के जा रही होती थी तो वो मुझे मेरे पीछे पीछे आती थी और रो रही होती थी। ऐसा कई बार हुआ। तो एक दिन उसने मुझे रोक लिया और उसने मुझे अपनी ज़िंदगी की स्टोरी सुनाई और उसने कहा कि जी ये स्टोरी मैंने बारहा अपनी वालदा को सुनाई और उन्होंने कहा कि चुप कर जाओ। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने उसके साथ थोड़ा सा, अल्लाह ने तौफीक दी, मैंने वक्त लगाया, उसको समझाया, एंड अल्लाह ने उसकी मदद की और वो जो उसके अंदर घुटन थी एक, वो उससे अल्हम्दुलिल्लाह निकल आई। फिर उसके बाद अच्छी एडजस्ट हो गई ज़िंदगी में। तो ये बात होती है कि आपका जिसके ऊपर भी ट्रस्ट है, जो भी कोई भी ऐसा शख्स हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, तो आप उसके साथ डिस्कस करके। ये आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताई है कि यानी हमें अपनी मेंटल हेल्थ को ये सोच के कि अल्लाह की तरफ से अमानत है कि हमने अपने जहन के ऊपर भी कुछ ना कुछ काम करना है और गिव अप नहीं करना किसी भी सिचुएशन में। आगे मूव करते हैं, थोड़ा सा अगली डोमेन हमारे पास सोशल हेल्थ की आ रही है। और सोशल हेल्थ क्या होगी कि हम हेल्दी रिलेशनशिप्स, हमारे अंदर एबिलिटी हो कि हम हेल्दी रिलेशनशिप्स बना सकें, अच्छी तरह अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकें और हमें सेंस ऑफ बिलोंगिंग भी आए और हमें एक अच्छी सपोर्ट भी महसूस हो। ये नहीं कि हम कहेंगे जी हम हर जगह कुर्बानी दे रहे हैं और कोई हमारी बात को नहीं समझ रहा। इरम, हमारा दीन जो है ना, कितना इसके ऊपर फोकस करता है कि हमारी सोशल हेल्थ बहुत अच्छी हो? देखिए, जितना मेरे हिसाब से जितना इस्लाम में सोशल हेल्थ प्रमोट हुई हुई है ना, इतनी किसी और आइडियोलॉजी में, किसी रिलीजन में कहीं मैंने इतनी प्रमोट होती नहीं देखी। आप देखें कि सबसे पहले जो इसमें अगर आप कड़ियाँ मिलाते जाएं तो सबसे पहले आप देखें कि फैमिली टाइज़ को मेंटेन करने पे कितना ज़ोर है और सिला रहमी पे कितना ज़ोर है। वो अब एक सोशली है ना, वो है। इसी तरह उसको तोड़ देने पे कितना ज़्यादा वो है कि उस मना किया गया उससे। अच्छा, इसी तरह आप देखें कि नेबरहुड
और नेबरहुड हम समझते हैं कि सिर्फ नेक्स्ट डोर घर है, 40 घर आपके लेफ्ट, 40 राइट, इतना बड़ा सर्कल आपका कि आपने उसके साथ। और यहाँ तक कि एक खातून जिसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि सारी रात इबादत करती है और दिन को रोज़ा रखती है, लेकिन उसकी ज़ुबान से उसका पड़ोसी महफूज नहीं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जहन्नम में जाएगी। इस हद तक वो है कि आपकी इबादत भी किसी काम की नहीं है कि अगर आप इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते। और इसके अलावा आप देखें कि मजलिस के आदाब, फिर हमें जो डोंट्स बताए गए हैं कि गॉसिप नहीं करना, किसी की खामखा टो नहीं लगानी, तो ये मेंटेनिंग गुड रिलेशनशिप्स में ही आता है ना। और कम्युनिटी का जो काम होना, जैसा मस्जिद को एक सेंटर बनाया गया, और उसमें ये तो शुरू ही इस्लाम से हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, साइकोलॉजिकली अगर हम सोशल हेल्थ को देखें तो जैसे हमारा यहाँ कॉन्सेप्ट इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का होता है कि हम किसी को कह देते हैं ये एक्सट्रोवर्ट है, और बहुत सी लड़कियां जो हैं जो ये स्किल्स नहीं डेवलप कर पाती, वो ना पहले अपने लिए लेबल लगा लेती हैं, एक्चुअली आई एम एन इंट्रोवर्ट। और इंट्रोवर्ट होकर वो यानी कि वो इंट्रोवर्ट वाले ट्रेट्स नहीं नज़र आ रहे होते, उनमें ट्रेट्स ये नज़र आ रहे हैं कि वो कहीं की कहीं इधर उधर चली गई। इंट्रोवर्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी सोशल हेल्थ अच्छी नहीं है। इंट्रोवर्ट होने का सिर्फ ये मतलब है कि आप तन्हाई में या अपने साथ कुछ टाइम गुजारने से एनर्जाइज फील करते हैं, और आपके जो रिलेशनशिप्स है वो बहुत फैले हुए नहीं हैं, लेकिन जो हैं उनमें डेप्थ है। ठीक है। सो इसमें कोई ये एक पर्सनल प्रेफरेंस है। कुछ लोगों को ज़्यादा रिलेशनशिप्स की उनके अंदर एनर्जी और कैपेसिटी होती है, कुछ लोगों में फ्यू रिलेशनशिप्स की कैपेसिटी होती है जिसको वो अच्छे तरीके से निभाएं। सो ये जो चीज़ है, इसमें कोई इसका ताल्लुक पूरे सोशल स्किल से नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैं ये पूछना चाहूँगी कि एक लड़की है और उसका अच्छा सोशल सर्कल होता था, अब शादी होगी, शादी के बाद टिपिकली उसको बता दिया गया, कई दफ़ा शौहर कह देता है कि मैं नहीं पसंद करता कि तुम मतलब उन पुरानी दोस्तों से मिलो। कंट्रोल ना भी करे, बस या आप दूसरी सिटी में चले गए, कहीं और चले गए, आप अपने घर में इतने बिजी हो गए कि अब आपके लिए उस सोशल सर्कल में मूव करना, हर वक्त आना जाना मुश्किल हो रहा है ना। तो आप उसको शादी के बाद पुरानी दोस्तों को पीछे छोड़ना है, वो फेड अवे हो रही हैं, और आगे बढ़ के और लोगों से ना, देखिए ना, आप शौहर के जो जैसे दोस्त हैं उनकी बीवियां हैं, कई दफा आपका नहीं उनके साथ ऐसा मिजाज मिल रहा होता, लेकिन आपको मिलना है, ससुराल वाले हैं, ये कैसे एक लड़की अपने आप को एडजस्ट करे? कहीं ना कहीं से आपने आपकी जो सोशल नीड है उसको आपने फुलफिल करना है। पुरानी जो दोस्तियां हैं, अब तो दुनिया आके हमारी पाम के ऊपर पूरी दुनिया आ गई है, तो जो पहले जमाने में दोस्तियां बिल्कुल छूट जाती थी, अगर आपकी वाकई अच्छे लोग हैं आपके इर्द गिर्द, उनको जाने मत दें, उनको मेंटेन रखें। आप देखिए, पेरेंट्स से तो मिलने जाएंगे ना अपने होम टाउन, तो उनको प्रायोरिटाइज करें। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि आप सब किसी और का टाइम किसी और को दे दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वो जो बैलेंस है वो अपनी जिंदगी में रखें। ठीक है। आपके बच्चे छोटे हैं, हाँ कुछ अरसा हो सकता है कि वो बैक सीट ले ले, लेकिन विद टाइम इन चीज़ों को ना पानी की तरह, पौधों की तरह पानी देते रहने की ज़रूरत होती है। तो रिलेशनशिप्स को भी हम ये ना सोचें कि हम सोशल हेल्थ को बस इग्नोर करके खुद ब खुद ही कुछ ना कुछ हो जाएगा। ये ऐसी चीज़ है जिसको हमने नई दोस्तियां तवाज़न, नई दोस्तियों के लिए देखिए, सबसे पहले तो अपना इंटेलेक्ट देखें कि आपकी इंटेलेक्चुअल नीड्स क्या हैं। आपका जो भी नीड है, आपको गार्डनिंग पसंद है, आपको बुक रीडिंग पसंद है, आप रिलीजियस एक्टिविटीज़ में, दुरूस वगैरह में या इब्लाग का काम करने में आप बहुत अच्छी हैं, तो ऐसे वो ढूंढे, रिसोर्सेज ढूंढे, लाइक माइंडेड लोगों जहाँ पर लोग बैठते हों। अगर नहीं है तो आप खुद स्टार्ट करें। यानी अगर आप कहते हैं हमारे इलाके में ऐसा कुछ नहीं है, जैसे दूसरे मुल्कों में ओपन हाउस का कॉन्सेप्ट होता है, आप एक इन्विटेशन भेजते हैं जिसमें जाहिर है क्लोज लोगों को आप इन्वाइट करते हैं, जैसे हमारे यहाँ रमज़ान में लोग तरावी के लिए करते हैं, एक क्लोज ग्रुप में आप भेजते हैं इन्विटेशन, और आप सबको कहते हैं हमारे घर में ये हो रहा है, आप आएं। अब जब वो आते हैं तो ऑटोमेटिकली कनेक्शन एक वो डेवलप होना शुरू हो जाता है, आप लोगों को पहचानते हैं, एंड क्रिएट दो स्पेसेस फॉर पीपल जहां और लोग आके एक दूसरे से मिल सके और नई दोस्तियां बना सकें। ठीक है। अच्छा, ये सोशल स्किल्स में जॉइंट फैमिली सिस्टम का बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है कि एक खातून की सोशल हेल्थ, मैंने देखा है कि अगर उसका कनेक्शन सही हो जाए तो वो बहुत, उसको सपोर्टिव स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग मिल जाता है कि वो डेवलप होना शुरू हो जाती है, और अगर उसको अच्छा ना मिले तो वहीं से उसकी सोशल हेल्थ और मेंटल हेल्थ हर चीज़ें तबाह होना शुरू हो जाती है। इस रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करें फ्रॉम एक सास का पर्सपेक्टिव और फ्रॉम अ बहू पर्सपेक्टिव? बस इसमें यह है कि आपकी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो अच्छी होनी चाहिए,
और आप अपने अपने वो यही देख लें कि अपने अपने डोमेन के अंदर रह के आप अपनी जो आपको सुकून देने वाली चीज़ें हैं आप वो करें, और आप ना दूसरे की बाउंड्रीज़ को क्रॉस करें और ना दूसरे को अपनी बाउंड्रीज़ को क्रॉस करने दें। ठीक है, तो आपका रिलेशनशिप अच्छा चल सकता है। अच्छा, अब ये कहिए कि ये जो होता है ना कि अपनी डोमेन को डिफाइन करना, ये कोई आसान काम नहीं। हर एक को लगता है कि मैं तो बिल्कुल सही कर रही हूँ, दूसरा इंसान नहीं सही कर रहा। देखिए, डोमेन अपनी चाहे आप मिनिमम लेवल तक ही करें, लेकिन उसको डिफाइन ज़रूर करें। अगर अब आपने अपने आप को खुला छोड़ देंगे कि मुझे जब मर्ज़ी बुला लें, मैं हर वक्त हाजिर हूँ, मैं मतलब मेरी तो कोई लाइफ आपकी सेवा के अलावा है ही नहीं, तो फिर तो आपकी कोई बाउंड्री है नहीं। ठीक है, और ये वाली डोमेन जो होती है कई दफ़ा बहू ओवर रूल करती है कि अपने बच्चे जब मर्जी सास के हवाले कर दिए, जहां मर्जी आना जाना है कि जी सास देखें। इट वर्क्स बोथ वेज ना। और कभी कभी बहू ये कर रही होती है कि जी जो मेरा दिल चाहेगा वो मैं करूंगी ना। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक हमारे पास फाइनेंशियल हेल्थ आ जाती है जो बड़ा टची टॉपिक है ख़वातीन के हिसाब से। तो फाइनेंशियल हेल्थ में क्या आता है बाय डेफिनेशन कि आपने इनकम को मैनेज करना है, एक्सपेंसेस को मैनेज करना है, सेविंग्स को आपने देखना है, और इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजंस होने आपकी लाइफ में जो वो लोग जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, ताकि आपके लिए लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी जो है वो आए। हमें कितनी फाइनेंशियल स्मार्टनेस की ज़रूरत होती है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से? जी, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो इस्लाम ने हमें कुछ इंडिविजुअल लेवल पे इंस्ट्रक्शंस दी हैं और कुछ कलेक्टिव माशरे के बेहतरी के लिए। तो पहले हम कलेक्टिव को देखेंगे कि देखें अल्लाह ताला ने जो ज़कात का सिस्टम बनाया है कि एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ ना हो। फिर जो रिबा के अगेंस्ट अल्लाह ताला ने फरमाया कि जी वो ना, वो भी इसी सिलसिले की कड़ी है कि जी ऐसे ना हो। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें ये भी सिखाया है, कुरान की आयत से हमें पता चलता है कि जी आप एक बैलेंस रखें, ना तो आप स्पेंड थ्रिफ्ट हों। इस सिलसिले में अहादीस भी आती हैं कि वो शैतान के भाई हैं जो ओवर स्पेंड करते हैं, अपनी उसको संभाल के नहीं रखते अपनी वेल्थ को, और ना ही इतने कंजूस हों कि आप अपनी जायज़ अपनी और अपनी फैमिली की ज़रूरियात को पूरा ना करें। तो इस सिलसिले में अगर आप सीरत में देखें ना तो आपको बहुत सी मिसालें मिलती हैं। मैं उस दिन पढ़ रही थी कि हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो थे, जिस वक़्त हज्जतुल विदा का मौका आया तो वो कोई बीमार थे शायद ना, तो उन्होंने उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और उनको लग रहा था कि वो वफ़ात पाने वाले हैं। तो उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि मैं अपनी सारी जो भी कुछ मेरे पास है वो मैं सदका करके जा रहा हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं करना सारा सदका। तो साद बिन अबी वकास ने फरमाया कि मैं आधा करूँगा फिर सदका। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं 1/4 करो। तो नहीं, उन्होंने कहा कि और कम करो। तो साद बिन अबी वकास ने कहा कि चले मैं 1/4 करता हूँ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चलो ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से ये भी बहुत ज़्यादा है। और इसी तरह एक और शख्स थे, आपको पता है कि उन अदवार में स्लेव्स एक वो वेल्थ का सिंबल समझे जाते थे। तो एक शख्स था, तो वो भी जब फौत होने लगा तो उसने कहा कि मैं सारे गुलाम आज़ाद करता हूँ अपने। तो जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ग़ुलामों को बुला लिया और फरमाया कि कितने ग़ुलाम हैं और उन ग़ुलामों के 3 हिस्से किए, ठीक है, और कहा कि ये एक अपनी मर्जी का हिस्सा आज़ाद कर दो, 2 हिस्से अपनी औलाद के लिए रहने दो, उनको ऐसे करके ना जाओ कि कल वो मांगते फिरें लोगों से। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सुंबल, मुझे ये बताइएगा कि हम अक्सर जहाँ पे टॉक्सिक एनवायरनमेंट होती है खातून के लिए, हम देखते हैं कि वहाँ पर खातून को अक्सर औकात की फाइनेंसिस के नाम पे बहुत ट्रैप, बहुत कंट्रोल्ड और बहुत डिपेंडेंट बनाया जाता है ना। तो ऐसे मौके पे एक खातून की जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो कितनी इंपॉर्टेंट है और वो क्या होनी चाहिए? इट इज़ मेक और ब्रेक। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी। अगर आपको ये नहीं पता कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, मैं कहाँ स्पेंड कर रही हूँ, कहाँ इन्वेस्ट होने चाहिए, अगर आपको नहीं पता तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी रिसोर्स आप अपनी और अपनी फैमिली की ज़ाया कर रहे हैं। देखिए, बच्चे जो हैं वो हम पे इंटरेस्ट कर दी गए हैं हमें, और हमने उनके लिए सोचना है, वो अपने लिए नहीं सोच सकते। सो हम इस वक्त जो करेंगे उसका इफेक्ट हमारी आगे जनरेशंस पे आएगा। सो अगर आपको
इसके सारे पर्टिकुलर्स नहीं पता कि मेरे राइट्स क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, हस्बैंड की क्या बनती है, मेरी क्या बनती है, एक गिव एंड टेक की फ़िज़ा नहीं है, तो आपको इस मामले में ज़रूर बातचीत के ज़रिए इसको तय करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे हम कुछ मामलात पे बड़ों को इन्वॉल्व करते हैं, बात करते हैं, वो चीज़ डिफ़ाइन करते हैं, तो ये उन मामलों में से है। अच्छा, क्या ऐसे हो सकता है कि एक औरत जो है, यानी यूजुअली जब हम फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करते हैं तो दिमाग में आता है कि अगर तो कोई एक औरत जो है कोई जॉब कर रही होगी और बड़ा जी कोई कॉर्पोरेट कल्चर टाइप की होगी तो फिर तो नहीं उसको जॉब से कोई ताल्लुक नहीं। क्या एक औरत घर रहते हुए, एक डोमेस्टिक रोल में रहते हुए, विदाउट अर्निंग अपनी आप को फाइनेंशियली हेल्दी रख सकती है? मैं हर एक को कहती हूँ कि जॉब और फाइनेंसेस को कंफ्यूज मत करें। यू डोंट हैव टू वर्क टू बी रिच or to have money or to be in a financially free position. ये इन दोनों का आपस में ताल्लुक नहीं है। It's about having, हो सकता है ताल्लुक हो और हो सकता है ना हो, लेकिन ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ठीक है। अक्सर हमारे अब चूँकि अवेयरनेस बढ़ रही है, दीन का कॉन्सेप्ट लोगों में ज़्यादा फैल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी वजह से अक्सर ख़वातीन को अपनी वो मिल जाती है, जो उनकी फैमिली का जो इनहेरिटेंस होता है वो भी उनको मिल जाता है। अक्सर महर उनका सब्सटैंशियल होता है। उन चीज़ों को ज़ाया मत करें, ठीक है। अक्सर ख़वातीन को शादी के बाद भी अपने फैमिली मेम्बर्स यानी भाई, वालिद, ये हस्बैंड, उनको जो पॉकेट मनी, इस तरह की चीज़ें ना उनको अवेलेबल होती हैं, लेकिन उनको वो नज़र नहीं आती। इधर उधर शॉपिंग में, कपड़ों में, इधर उधर की चीज़ों में वो ज़ाया हो जाती हैं। सो मैंने कहती हूँ इस चीज़ को समझें कि ज़िंदगी के हालात हर वक्त एक जैसे नहीं रहते, ठीक है। एंड दिस इज़ नॉट अगेंस्ट आवर रिलीजन अगर आप प्लान करके चलती हैं। जैसे अभी इरम साहिबा ने बताया, ये नहीं है कि आपको जो है उड़ा दो और बाकी तवक्कल है, नॉट एट ऑल। इट इज़ एन तवक्कल कि आपके पास इस वक्त जो है आप उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। जैसे महीने का हम जब ग्रोसरी करते हैं तो उसको पूरा महीना एक तरीके से चलाते हैं, इसी तरह हमने वेल्थ के साथ भी करना है। आप सबसे पहले अपने उस पर नज़र डालें कि आपके एक्चुअल रिसोर्सेज, इनकमिंग क्या है। हस्बैंड आपको देते हैं, भाई देते हैं, फादर देते हैं, कोई बहन आपकी ऐसी इस पोजीशन में है, कोई भी एनीवन जहाँ से इनकमिंग आपके पास आ रही है कोई अमाउंट, उसको देखें, ठीक है। अपनी ज़रूरियात को देखें, ज़रूरियात को प्रायोरिटाइज करें, कौन सी ज़रूरी है कौन सी नहीं। जो बाकी अमाउंट है वो आपकी है, किसी का उस पर हक नहीं है। दीन आपको फुल इसमें इम्यूनिटी देता है कि यू डोंट हैव टू, क्योंकि आप जो चीज़ दे रहे हैं वो फाइनेंसेस के अलावा बहुत कुछ दे रहे हैं अपने इस रिश्ते को। तो ये एरिया अल्लाह ताला ने इसको सेपरेट रखा है, ठीक है, विच इज़ अ ह्यूज थिंग फॉर अस, जो कि हमारे रिलीजन में है। बाकी रिलीजन्स में ये चीज़ नहीं है, तो हमें जो चीज़ नहीं है उसको खुद पे फर्ज नहीं कर लेना चाहिए अनलेस उसकी ज़रूरत हो। सो सबसे पहले तो ये हो गया कि इनकमिंग आई, आपने उसको अंडरस्टैंड किया। फिर इन्वेस्टमेंट को समझें, इन्वेस्ट कैसे करना है, उसको ग्रो कैसे करना है, उसको इस्तेमाल फिर कैसे करना है, सदका, ज़कात, वो चीज़ें सब आपके पास एक प्रॉपर बजट होना चाहिए। अच्छा, लेट्स सपोजिंग आपके पास ये कोई भी इनकमिंग रिसोर्स नहीं है, फिर आप अपनी स्किल्स को देखें। बिकॉज ऑफ द इंटरनेट यू नेवर हैव टू लीव द हाउस। हाँ जी, घर में रहते हुए भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन स्कैम्स को भी डोंट फॉल फॉर स्कैम्स। बहुत सारे स्कैमर्स भी आपको घर बैठे ये करें वो करें। बी स्मार्ट, अपने इर्द गिर्द जितने भी अक्लमंद लोग हैं उनसे बातचीत में रहें, ठीक है। जब आप किसी, मैं अक्सर ख़वातीन को कहती हूँ कि जब आप किसी डिनर्स, लंचेस वगैरह पे मिलें, प्लीज़ जस्ट डोंट ओनली, बिल्कुल फैशन की बात भी करें, कपड़ों की भी करें, सब कुछ करें, लेकिन इस कॉन्वर्सेशन को 1/3 रखें। 2/3 जो है ना, उस बंदे की स्किल को देखें कि जिस बंदे से मैं मिल रही हूँ उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। अगर आपके इर्द गिर्द ऐसी ख़वातीन हैं, उनसे ये चीज़ें सीखें। वक्त को आप ज़ाया ना करें कि अगर मैं गई हूँ तो सारा टाइम चिट चैट में और गॉसिप में गुजार दें। उसको लें और फिर उसको इन्वेस्ट करके बहुत थोड़ी अमाउंट को भी अल्लाह ताला उसमें बरकत डालते हैं। और आपको ऐसे टाइम में जब आपकी फैमिली खुदा ना खास्ता ऐसी किसी क्राइसिस में चली जाए, हस्बैंड क्राइसिस में चली जाए, यू माइट बी एबल टू हेल्प। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे एक और सवाल भी आता है, मैं आपकी तरफ आऊँगी कि बहुत सी ख़वातीन ऐसी भी हमें नज़र आती हैं जो कहती हैं कि मेरे हस्बैंड जो है ना वो मुझे साथ लेके जाते हैं, ग्रॉसरी पूरी कर देते हैं, अगर कोई चीज़ खरीदनी है मुझे कहते हैं मुझे बता दो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मेरे हाथ में कभी भी पैसे नहीं होते हैं। अब अगर आपके हाथ में पैसे नहीं हैं तो क्या कोई आपकी ऐसी ज़रूरत आ जाती है तो फिर वो ज़ाहिर है वो झिझकती हैं कि मैं फिर हस्बैंड से कहूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो कितना अफोर्ड कर सकते हैं। तो हमारा दीन हमें कितनी ट्रांसपेरेंसी सिखाता है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ कि भाई एक तो ये कि थोड़ा सा उसके पास कोई पैसा हो, कोई अगर ज़रूरत है उसकी, या ये कि उसको इतना टाइट रखा जाए। क्या इस सिलसिले में हमारे पास रहनुमाई है?
देखिए, ये तो जो बिहेवियर है ना, ये एक कंट्रोलिंग विप जो है ना, वो है कि अगर और किसी तरीके से उसको कंट्रोल नहीं कर सकते तो फाइनेंशियली उसको इतना मफलूज कर दिया जाए। और इसमें ये नहीं है कि वो जो हस्बैंड है वो उसकी कोई इनकम में कमी है। अमीर कबीर बंदे मैंने देखे हैं, लेकिन उनकी वाइफ्स के हाथ में कुछ भी नहीं होता, और वो बस जो जिसको हस्बैंड का अप्रूवल हो वो ले सकती हैं। और इसमें मैंने देखा है कि घर की जो बड़ी बुजुर्ग ख्वातीन हैं उनका भी हाथ है। कई दफ़ा वो भी प्रेशराइज करती हैं बेटों को या भाइयों को कि भाई इसके हाथ में कुछ ना देना, ये होगा ये उड़ा देगी, ये ऐसे कर देगी। तो उनको भी देखना चाहिए कि देखिए, हमने अपना वक्त गुजार लिया है, हम अपने काम से काम रखें, अब वो उड़ाए या बचाए वो आपका मसला ही नहीं है, तो उसको छोड़ दें आप उसके हाल पे। एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि मर्दों को भी ये चीज़ समझानी चाहिए, और दीन भी ये कहता है कि कुछ ना कुछ औरत के हाथ में, देखें अब ये जो मेहर है ये पहली उसकी कड़ी है कि उसके हाथ में कुछ दो, ताकि जो उसको ये फील हो, और उससे हम तो साथ ही कहते हैं मौजला गैर मौजला। हाँ जी। और फिर तलाक के साथ उसे एसोसिएट कर दिया है कि जब तलाक होगी तो फिर मेहर की याद आएगी। तो हस्बैंड को हुक्म है कि वो ये भी ना पूछे कि तुमने उसको लगाया किधर है, तो वो तो बाकायदा डायरेक्शंस देने लग जाते हैं कि इसको तुम यहाँ कर दो, इसको मेरे बिजनेस में डाल दो। वाइफ की इनहेरिटेंस अक्सर हस्बैंड ले लेते हैं, उनको पता भी नहीं होता, बिल्कुल अक्सर छीन लेते हैं। मैं तो उसको छीनना स्ट्रेट अवे वो हस्बैंड के हाथों में चली जाती है। वो जैसे चाहे उसे इन्वेस्ट करे कि अच्छा मैं बेहतर करूंगा, भाई उसको दे दो जो अल्लाह ने उसको दिया है, उसके बीच में क्यों इंटरसेप्ट कर रहे हैं आप। ठीक है, ये बहुत आपने इंपॉर्टेंट बात की है। इंशाल्लाह इसके ऊपर हमें एक बहुत डिटेल्ड पॉडकास्ट करने की ज़रूरत है कि एक हमें प्रोग्राम करने की ज़रूरत है जिसमें बात करें कि ये फाइनेंशियल मैटर्स जो है उनको कैसे देखा जाए। आगे मूव करते हैं, थोड़ा सा स्पिरिचुअल हेल्थ पे हम जाते हैं, और उसकी डेफिनेशन क्या है। हमें अपना मकसद हयात पता हो, इसी तरह हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हम ये देखें कि हमारा रब उससे राज़ी हो रहा है कि नहीं हो रहा, हम अल्लाह ताला से वेल कनेक्टेड हों, हमारे पास कोई गाइडिंग प्रिंसिपल्स हों हर वक्त जब हम ज़िंदगी गुजारें, हम सिराते मुस्तकीम पे चलने वाले हों। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो आ रहा है हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ का। आपको लगता है इरम कि जो हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ है ये हमारे तमाम डोमेन्स में जाके हमें अफेक्ट करना शुरू कर देती है? बिल्कुल करती है जी। स्पिरिचुअल हेल्थ पे ना मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी इसका बैकग्राउंड। स्पिरिचुअल हेल्थ का बैकग्राउंड ये है कि अल्लाह ताला ने जब इंसान को दुनिया में भेजा तो उसको दो अज्जा का मुरक्कब बना के भेजा, जिस्म और रूह, बॉडी एंड सोल। ठीक है, अब अगर आप देखें तो बेसिक चार इनके वो हैं, फ़र्क हैं इनके अंदर, कि जो जिस्म है वो ज़मीन से आया, उसकी जो नरिशमेंट है वो ज़मीन से आई, उसने जाना ज़मीन में है, ठीक है, और वो फ़ानी है। ये 4 पॉइंट्स। और इसी के अगेंस्ट एग्जैक्ट ऑपोजिट रूह, जिसका कुरान पाक में हमें अल्लाह ताला ने बताया रूह के बारे में। हम समझ नहीं सकते उसकी वो, लेकिन वो है। तो वो जो है आसमान से आई, उसने वापस भी उधर ही जाना है, उसकी नरिशमेंट भी आसमान से है, और वो लाफानी है। तो अब अकल क्या कहती है कि हमने किसको प्रोटेक्ट करना है और किसकी हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करना है या बचाना है? लाफानी। क्योंकि तो हम पीछे पड़ जाते हैं फ़ानी के। अच्छा, उसकी रीज़न ये है कि ये दुनिया एक टेस्ट है। तो अल्लाह ताला ने वो जो एक नफ्स रखा है इंसान के अंदर, वो उस टेस्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। साइकोलॉजी उसको इस तरह से कहती है आजकल कि ये नीड और वांट का फ़र्क है। यानी कि नीड, मैं मिसाल के तौर पे कहती हूँ कि मुझे प्यास लगी है, पानी मेरी नीड है, लेकिन मैं कहूँ मैंने लेमनेड पीना है तो वो मेरी वांट है। तो वो जो वांट है ना, वो आपको एक हाई देती है, वो आपको एक एक्साइटमेंट देती है, वो आपको एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट देती है, लेकिन वो टेम्परेरी है, वो टेम्परेरी है। और बंदा समझता है कि मुझे, वो उसके पीछे लग जाता है, नफ्स के पीछे लग जाता है, और रूह प्यासी रह जाती है, भूखी रह जाती है। उसकी नरिशमेंट क्या है? अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल क़ुलूब। उसकी खुराक, उसकी नरिशमेंट, उसकी बका है अल्लाह का जिक्र। अल्लाह का जिक्र हम किस चीज़ को कहते हैं? बैठ के अल्लाह अल्लाह करते रहना, अल्लाह की इताअत। मैं यहाँ पे यही पूछना चाह रही थी आपसे कि एक खातून होती है जिसको यानी वो ना कुछ हद तक ना वो ऐसे चल रही होती है, इधर से उसको इस्लामिक गाइडलाइन मिल रही है, साथ ही उसको कोई कल्चरल या ट्रेडिशनल गाइडलाइन मिल रही है, जिसको दोनों को मिक्स कर दिया गया है, जिसकी वजह से वो दीन पे अमल करना चाह रही है लेकिन वो बहुत ड्रेन्ड है। मतलब वो तो सोचती है कि मैं तो कुरान पढ़ने वाली हूँ, मैं तो नमाज़ पढ़ने वाली हूँ, मैं दुआएं पढ़ने वाली हूँ, मैं अपनी तरफ से अपने आप को प्रैक्टिसिंग मुस्लिमा कहती हूँ,
फिर why am I not feeling enriched, वो जो रूह वाला कनेक्शन है वो क्यों वही है ना मिसिंग कि वो रूह का कनेक्शन तब होता है जाके, ठीक है, उसने दीन को तो समझ लिया, उसने दीन की रूह को नहीं समझी। आप देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे दिल में एक गोश्त का लोथड़ा है, वो सही होगा तो सब कुछ सही होगा, वो सही नहीं होगा तो कुछ भी सही नहीं होगा। तो आप भले इबादत करें लेकिन आपका दिल, आपकी रूह उसमें शामिल नहीं है। और इसी कॉन्सेप्ट को कुरान पाक में कल्बुन सलीम से समझाया गया। कल्बुन सलीम क्या है? मुतमईन। तो जो अंदर से मुतमईन है वो उसके एक्शंस में भी वो इत्मीनान, उसके जहन में भी वो इत्मीनान, उसकी ज़िंदगी में भी वो इत्मीनान रिफ्लेक्ट करता है। एक जो इंसान अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ पे काम करना चाह रहा है, क्या उसको मेंटल हेल्थ का चैलेंज हो सकता है? बिल्कुल वो गुनाहगार है, बहुत बड़ा गुनाहगार है। देखिए ये सारी डायमेंशंस ऑफ हेल्थ जो है ना ये आपस में इंटरकनेक्टेड है और इन सब को समझना अलग अलग भी ज़रूरी है और फिर इन पजल के टुकड़ों को मिला के एक फुल पिक्चर की तरह देखना भी ज़रूरी है। स्पिरिचुअल हेल्थ मेरे नज़दीक इट्स हार्मनी, यानी आपके दिमाग, आपके दिल, आपकी रूह, सबके दरमियान जो इन्होंने कल्बे सलीम का जिक्र किया, इनके अंदर एक हार्मनी हो, इनके बीच में जंग ना हो, कोई कश्मकश ना हो। ठीक है, अगर आपके दिमाग में आइडियल कुछ और है, आप कर कुछ और रहे हैं, अंदर से आवाज़ कुछ और आ रही है, तो ये एक कांस्टेंट जंग की कैफियत है। तो आपको इन सब के दरमियान ना बैठ के वो करनी चाहिए, नेगोशिएशन करा के इनकी सुलह करवा देनी चाहिए। सही, ठीक है। और ये काम अकेले करना ज़रा मुश्किल होता है। इसके लिए कोई ना कोई आपको गाइड चाहिए होता है, स्पिरिचुअल गाइड, एज अ टीचर, एज अ मेंटोर। हम सबकी ज़िंदगी में होते हैं। इट कुड बी अ पेरेंट, इट कुड बी कोई रिश्तेदार, इट कुड बी जो हमें दीन कुरान पढ़ाता है, अक्सर ऐसे लोग। तो उन पे नज़र रखें, अल्लाह ताला भेजते हैं हमारे पास। अच्छा, यही से मैं पूछना चाहूँगी रम आपसे कि इन्होंने जो कहा कि एक मेंटोर लाइफ में होना चाहिए। एक लड़की है, शादी से पहले भी हो जाता है और शादी के बाद भी हो जाता है। शादी से पहले वालिदैन है, शादी के बाद हस्बैंड इन लॉज हैं। वो कहीं कुरान पढ़ने जाना चाहती है, वो कहती है कि वही बात है कि मैंने रूह को अपने जो है ना सैराब करना है, लेकिन वो उसको किसी दर्स पे या हल्का पे जाने नहीं देते। वो कहते हैं नहीं, तुमने नहीं यहाँ पे जाना ना, तुम्हारा अजीब हुलिया हो रहा है, तुम अजीब तरीके से अब एक्ट आउट कर रही हो, तो तुमने नहीं जाना। तो वो फिर क्या करे? वो कहाँ से अपने आप को, अपनी ये स्पिरिचुअल हेल्थ को बेहतर बनाए? देखिए, फिर अगर वो आप देखें कि वो खुद पढ़ सकती है, ऑनलाइन क्लासेस ले सकती है, मतलब आजकल तो घर से निकलने वाला जो है ना उसका हर ऑल्टरनेट घर के अंदर मौजूद है, जो पहले नहीं था, हमारे वक्तों में नहीं था, हमें निकलना ही पड़ता था। लेकिन अब ऐसी कोई मुश्किल मेरे ख्याल से नहीं है बच्चियों को, वो कर सकती हैं। और जब तक कि कमल आप कुरान के ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं करते ना, जो हमें कहा गया है कि तदब्बर, तफक्कुर, ये चीज़ हम नहीं करते तो हमारा अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ बन नहीं सकता, रूह मुतमईन हो नहीं सकती, रूह चीखती रहेगी, रोती रहेगी जब तक कि उसको वो नरिशमेंट नहीं मिलेगी। एक और इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमें कोई रोकता है या रुकावटें डालता है किसी भी अच्छे काम करने में, ये हमेशा टेम्परेरी होती है। इट्स नेवर परमानेंट। अल्लाह ने दुनिया का निज़ाम ऐसा बनाया ही नहीं है कि आपके ऊपर कोई चीज़ परमानेंट हो। वक्त के साथ, एज के साथ, आपकी विजडम के साथ आपके रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। तो थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा वो, और जो आपका अपना राइट है उसको मेंटेन रखें। ठीक है, कोई आपको किसी अच्छे काम करने से इवेंचुअली रोक नहीं सकता, जितना मर्जी कोई कह दे, लेकिन आप उस वक्त झगड़ा ना बनाएं, लड़ाइयाँ ना बनाएं, बल्कि बिग पिक्चर को देखें। ठीक है, कि सिचुएशन ओवरऑल कैसी है और उसको टेम्परेरी ही समझें, सारे मसाइल को टेम्परेरी समझें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा सुंबल कि क्या ऐसे हो सकता है कि मतलब आप एक डायमेंशन में एक्सेल कर रहे हैं लेकिन दूसरे में जो है आप बहुत बड़े गैप में चले गए, उसकी वजह से फिर वो पहली डायमेंशन भी जो बहुत कॉमन, बहुत कॉमन। मेरे पास जब लोग आते हैं, मैं सबसे पहले उन्हें कहती हूँ कि इन 5 डायमेंशंस में खुद को नंबर दें 10 में से। अक्सर लोग जो है 2 या 3 डायमेंशंस में खुद को 8 आउट ऑफ 10, 7 आउट ऑफ 10, 9 आउट ऑफ 10 देंगे, लेकिन 1-2 डायमेंशंस में 2 आउट ऑफ 10 दे रहे होंगे, 1 आउट ऑफ 10 दे रहे होंगे, समटाइम्स इवन 0। सो वो आपको जब नज़र आता है तो फिर आपको गैप्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं। तो मैं ऑडियंस को ये कहूँगी कि अभी इन डायमेंशंस को लिखें, उसके सामने उसकी लिखें कि उसके कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं, और उन एस्पेक्ट्स को देखते देखते खुद को नंबर दें, और फिर देखें कि कौन सा एरिया जो है वो आउट ऑफ वो है, कनेक्शन है, कौन सा वाला चल नहीं रहा, और फिर उसके बारे में स्पेशली सीखें जो आपका वीक हिस्सा है। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, हम स्पिरिचुअल हेल्थ और रिलीजियस हेल्थ को आपस में कंफ्यूज करते हैं। ठीक है,
और हमारे रिलीजन में इसके ऊपर काफ़ी क्लियर है। समटाइम्स पीपल आर रिलीजियस बट दे डोंट अंडरस्टैंड द स्पिरिट ऑफ इस्लाम। वो रिलीजन को लेके गॉसिप करेंगे, देखो वो पर्दा ऐसे करती है, वो नमाज ऐसे पढ़ती है, उसके पीछे बातें गिबत कर रहे होंगे, उसकी लेग पुलिंग कर रहे होंगे। दीन पढ़ने वालों के बीच में जो है मसाइल कभी कभी तो ऑर्गेनिक होते हैं, जाहिर है इट्स अ नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ, बट समटाइम्स आप उसकी स्पिरिट को नहीं समझे होते, उस काम को कर रहे होते हैं। सो रिलीजियस होना और स्पिरिचुअल होना इट हैज़ टू गो टुगेदर। ठीक है। यानी अगर आप अपने रिलीजन की वजह से किसी को पनिश कर रहे हैं या किसी के सर पे कोड़ा बन के गिर रहे हैं, ठीक है, रहमत और मोहब्बत और शफकत और तरबियत के बजाय, तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है। इसका मतलब है कि आप रिलीजन को यूज कर रहे हैं अपने मफाद के लिए। अगर हम अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ पे बहुत ज्यादा काम करें तो क्या उससे हमारी बाकी चीजें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी? ये जितनी हमने डोमेन्स की बात, डेफिनेटली ठीक हो जाएंगी। कि देखें, मैं आपको बताऊं कि मुश्किलात, परेशानियां ये हर इंसान की ज़िंदगी में आती हैं। तो जब आपकी अंदर की दुनिया बदलती है ना, तो आपकी बाहर की दुनिया ऑटोमेटिकली साथ बदल जाती है। अंदर की दुनिया कोर है। मैं इस सिलसिले में कमल, मुझे एक बहुत मैं उसको लेके आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कॉल उनका इमाम इब्न तैमिया का, कि आप देखें कि उनको किसी वक्त ज़िंदगी में इम्प्रिजन कर दिया गया था कि आप फतवा हमारी मर्ज़ी का दें, और उन्होंने वो फतवा नहीं दिया। तो उन्होंने फरमाया कि मेरा दुश्मन मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं, मेरी जन्नत मेरे साथ है, वो मेरे सीने में है, और वो मुझसे जुदा हो नहीं सकती। अगर मुझे कैद करते हैं तो मेरे रब के साथ मेरी खलवत का वक्त मिल गया मुझे, जो मुझे पहले नहीं मिलता था। और अगर वो मुझे कत्ल कर देते हैं तो ये शहादत है, अगर मुझे जिला वतन कर देते हैं तो मैं अल्लाह की राह में सफ़र करूँगा। तो कितना पॉजिटिव ये एक वो है कि वो अंदर बदला है, तो बाहर आप देखें एक और इंसान हो जो वीक उसका हो, उसका कैरेक्टर का हो या वीक स्पिरिचुअलिटी का हो, तो वो तो टेंशन से ही उसको कुछ हो जाए। बिल्कुल आप इस बात को देखेंगे, जो लोग मुसलमान नहीं हैं इस वक्त, वो भी इस तक पहुंच गए हैं कि व्हाट्स योर्स यू कैन नॉट मिस, जो आपकी चीज़ें आप तक आके रहेगी। नहीं, उन्होंने सिर्फ दुनिया को ऑब्जर्व करके, उनके पास कोई डिवाइन वर्ड नहीं है, लेकिन सिर्फ अल्लाह की दुनिया के पैटर्न्स को ऑब्जर्व करके वो इस चीज़ तक पहुंच गए। अच्छा सुंबल, हमने जो ये पूरी डिस्कशन की है ना, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आती है कि ओवरऑल अगर हम अपनी इर्द गिर्द खवातीन को देखते हैं ना, इन डोमेन्स के बारे में इनकी सेल्फ पिटी बहुत है, बहुत ज्यादा, कि बड़े मतलब वो समझते हैं अगर मैंने खाना नाश्ता कर लिया, अगर मैंने कुरान का दर्स अटेंड कर लिया, कुरान के मुताबिक ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर लिया, और अगर कोई मुझे पूछे तो आई साउंड वेरी फिट, ठीक है, मुश्किलात होंगी ज़िंदगी में जिनसे मैं कोप कर रही हूँ, तो वो मज़े की पिक्चर नहीं होगी, मुझे ना कोई सेल्फ पिटी वाली पिक्चर में रहना चाहिए। विक्टिम मेंटालिटी, ये एक स्पेसिफिक सोच है जिसको हमें रिकग्नाइज करना ज़रूरी है। हम सब के अंदर किसी न किसी लेवल पे, देखें सोसाइटी के लेवल पे जो चीज़ होती है ना, जो आपका कल्चर होता है, वो बड़ा हमें इफेक्ट करता है। इसीलिए तो ये चीज़ों को इन चीज़ों को बदलने के लिए इतनी मेहनत करनी चाहिए और करनी पड़ती है, बिकॉज वो आपको इनडायरेक्टली इफेक्ट करती है। जो आपसे ही मैंने सीखा था हिडन करिकुलम का जो एक कॉन्सेप्ट है कि एक बंदा आपको इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा, लेकिन वो जो कर रहा है उसका आपके ऊपर इफेक्ट आ रहा है। तो जब हमारे घरों में ये कल्चर होगा तो हम वो विक्टिमहुड अपने अंदर लेके फिरते हैं, और जब तक हमने उसको चेंज करके एम्पावरमेंट नहीं अपनाई, उस वक्त तक नहीं बदल सकती सिचुएशन। आप खुद से बदलेंगे, फिर उसके बाद वो जो एक पॉजिटिव लहर है वो फिर सोसाइटी के अंदर आएगी, कम्युनिटी लेवल पे नजर आएगी। सही आपने बात की, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो बात हमें समझ आती है कि हमें ये सारी डोमेन्स के ऊपर काम करना होगा। जैसे कोई टेबल होता है ना, मुझे ऐसी फीलिंग थी, और उसके डिफरेंट उसके वो लेग्स होती हैं, तो इन सब लेग्स के ऊपर काम करना है। और जो हमारा कुरान के साथ ताल्लुक़ होता है ना, वो इन सबको मजबूती देता है, क्योंकि उसी में हमें देखें फ़िज़िकल हेल्थ के ऊपर भी पता चलता है, फाइनेंशियल हेल्थ भी पता चल रही है, सोशल हेल्थ भी हमारी उसमें आ रही है, यानी हर चीज़ जो हम करना चाह रहे हैं वो उसमें फ़िट इन हो जाती है। लेकिन अपने आप को टाइम दें, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करें, और इस खामोशी को तोड़ें जिसकी वजह से हम अपने आप को एक अजीब सेल्फ पिटी, बेचारगी की कैफियत में लेके गए हैं। आप बेचारे नहीं हैं, आप अपनी सेहत पे काम खुद कर सकते हैं, और आप अल्लाह की तौफीक और अल्लाह की मदद से ये काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।